नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका होस्ट स्वरूप सोनी आपका स्वागत करता हूं। मयूर नोबल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आयोजित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के अंतर्गत मानव तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज जो हमारा उपविषय है वो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का अर्थ होता है कि शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागने की व्यवस्था, अर्थात वह व्यवस्था जिसमें शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागा जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की व्यवस्था, इस व्यवस्था को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। प्रत्येक सजीव, प्रत्येक प्राणी में जब जैविक क्रियाएं होती है, जिसे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, उन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कई अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि का संचय होता रहता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना अति आवश्यक है, अन्यथा ये पदार्थ शरीर में आविष की तरह, एक विष की तरह कार्य करते हैं। जैसे हमारे शरीर में फेफड़े यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। सजीवों में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है। इस तंत्र को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं और इस उत्सर्जन तंत्र में वृक्क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उत्सर्जन के आधार पर, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर हम सजीवों को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। तो उत्सर्जन की परिभाषा होगी कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने वाला तंत्र, इस तंत्र को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा यदि हम देखें, सजीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों, और विशेष करके कौन से अपशिष्ट पदार्थ होंगे? नाइट्रोजन युक्त। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की व्यवस्था, ऐसा तंत्र जिसमें उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ, विशेष करके नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागा जाता है, तो इस तंत्र को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागा जाता है और इस क्रिया के आधार पर सजीवों को हम मुख्य रूप से 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है अमोनिया उत्सर्जी जीव, जिसे कहते हैं अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक सजीव, इसका अर्थ होता है कि वे सजीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जी पदार्थों के रूप में, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव, इन जीवों को अमोनियो उत्सर्जी जीव कहते हैं। और इन जीवों में मुख्य रूप से इसमें मुख्य रूप से जलीय कीट हैं, मछलियाँ और उभयचर सम्मिलित होते हैं। इन जीवों में अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो पहला हमने पढ़ा उत्सर्जन के आधार पर सजीवों का जब वर्गीकरण किया, तो पहला है अमोनिया उत्सर्जी सजीव। अमोनिया उत्सर्जी
सजीव, जिसे कहते हैं अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक अर्थात अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव। इन जीवों के द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन होता है। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव, इन जीवों को हम कहते हैं अमोनियोटैलिक। इन जीवों का उदाहरण, पहला इसका देखें वो है मछलियाँ, दूसरा उभयचर और तीसरा आएगा जलीय कीट। ये इसका उदाहरण है। तो अमोनियोटैलिक जीवों की विशेषता क्या होगी कि इनमें अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया का जब उत्सर्जन होता है तो उससे जल की हानि शरीर से बहुत अधिक होती है। तो अमोनियोटैलिक, इसके उदाहरण याद रखने हैं, पहला मछलियाँ, उभयचर और जलीय कीट। ये जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इन्हें अमोनियोटैलिक या अमोनिया उत्सर्जी सजीव कहते हैं। दूसरा है यूरियोटैलिक। यूरिया उत्सर्जी या जिसे कहेंगे यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक जीव जो है, इन जीवों में अमोनिया को यकृत के द्वारा यूरिया में रूपांतरित किया जाता है। इन सजीवों के शरीर में जो अमोनिया बनती है प्रोटीन के अपघटन के द्वारा, इस अमोनिया को यकृत पहले यूरिया में परिवर्तित करता है और इस यूरिया को यकृत से वृक्क निस्यंदित कर उसे छान कर अलग करने का कार्य करता है और इसे अलग करके शरीर से बाहर इसका उत्सर्जन करता है। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले सजीवों को हम यूरियोटैलिक सजीव कहते हैं। इसका उदाहरण है स्तनधारी, मनुष्य स्तनधारी है, और दूसरा समुद्री मछलियाँ। समुद्री मछलियों में यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले सजीवों को हम यूरियोटैलिक कहते हैं। इन जीवों में पहले अमोनिया को यकृत के द्वारा यूरिया में रूपांतरित किया जाता है और इस यूरिया को वृक्क निस्यंदित कर, अलग कर, छान कर इसे शरीर से बाहर इसका उत्सर्जन करते हैं। तो दूसरे नंबर पर है यूरिया उत्सर्जी, यूरियोटैलिक। तीसरे नंबर पर आता है यूरिक अम्ल उत्सर्जी, यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक 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 अर्थात वे जीव जिनमें अमोनिया को पहले यूरिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है और इस यूरिक अम्ल का आगे उत्सर्जन होता है। तो यूरिक अम्ल का जब उत्सर्जन होता है तो शरीर से जल की हानि बहुत ही कम होती है, कम मात्रा में जल की शरीर से क्षति होती है। तो इस यूरिक अम्ल का उत्सर्जन वह बूंदों के रूप में, रवों के रूप में अथवा पेस्ट के रूप में होता है और यह उत्सर्जन प्रक्रिया विशेष करके सरीसृप और पक्षियों में पाई जाती हैं तथा कुछ ऐसे कीट भी हैं जो इस यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले सजीवों को हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। यहाँ पर हो जाएगा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले सजीव। अमोनिया को पहले यूरिक अम्ल में रूपांतरित किया जाता है और इसके पश्चात इस यूरिक अम्ल का शरीर से उत्सर्जन होता है। इसके उत्सर्जन में जल की हानि शरीर से अत्यंत कम होती है, अर्थात इस यूरिक अम्ल को
एक पेस्ट के रूप में, रवों के रूप में या बूंदों के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। तो इसके उदाहरण हैं हमारे सामने, वो है पक्षी, दूसरा सरीसृप और तीसरा कुछ कीट। इसके उदाहरण हैं यूरिक अम्ल के। तो उत्सर्जन के आधार पर हमने सजीवों को मुख्य रूप से 3 अलग अलग भागों में बांटा है। पहले नंबर पर आता है अमोनिया उत्सर्जी जीव, अमोनियोटैलिक, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले सजीव। इन सजीवों की विशेषता होगी कि इनमें उत्सर्जन क्रिया के समय यह अमोनिया का शरीर से बाहर त्याग करते हैं, शरीर से बाहर अमोनिया को यह उत्सर्जित करते हैं। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए शरीर से जल की हानि अधिक होती है, अर्थात इसका उत्सर्जन करने वाले अधिकांश जीव वो जलीय होते हैं, जलीय मछलियाँ, उभयचर और जलीय कीट। दूसरा यूरिया का उत्सर्जन करने वाले सजीव, जिसे यूरियोटैलिक कहते हैं। इन सजीवों में अमोनिया को पहले यकृत द्वारा यूरिया में रूपांतरित किया जाता है, इसके पश्चात इस यूरिया को वृक्क द्वारा निस्यंदित कर उसका उत्सर्जन होता है। इसके उदाहरण हैं मनुष्य अर्थात स्तनधारी और इसके साथ समुद्री मछलियाँ। तीसरा है वह है यूरिक अम्ल उत्सर्जी, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव। अमोनिया को पहले यूरिक अम्ल में रूपांतरित करते हैं, इसके पश्चात इस यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीवों को यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिकोटैलिक कहते हैं। इसके उदाहरण हैं पक्षी, सरीसृप और कुछ कीट। तो ये हमने उत्सर्जन के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण देखा। अब हम आते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पर, वो है मानव उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं वृक्क। वृक्क हमारे शरीर में लगभग 75 से 80% तरल अपशिष्टों का उत्सर्जन करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं? तो मनुष्य के शरीर के अंदर उत्सर्जीय पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने के लिए पाया जाने वाला तंत्र उत्सर्जन तंत्र। इस तंत्र का निर्माण 2 वृक्क, 2 मूत्र वाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग के द्वारा होता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित है? मानव उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले नंबर पर आएंगे 2 वृक्क, इसके पश्चात 2 मूत्र वाहिनी, इसके पश्चात 1 मूत्राशय और 1 आएगा मूत्र मार्ग। तो मानव उत्सर्जन तंत्र इन 5 1 2 3 4 इन 4 अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है। 2 वृक्क सम्मिलित है, 2 मूत्र वाहिनी सम्मिलित है, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग सम्मिलित होता है। जैसा कि हम इस चार्ट के अंदर चित्र को अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 वृक्क हैं और इस वृक्क से जुड़ी यह नलिका, इस नलिका को हम कहते हैं मूत्र वाहिनी, और यह नलिका आगे जुड़ती है इस मूत्राशय से और मूत्रा से आगे जुड़ा होता है मूत्र मार्ग से। सबसे पहले हम बात करते हैं वृक्क के बारे में। जो हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है वह अंग वृक्क कहलाता है। वृक्क हमारी इस एब्डोमिनल कैविटी में, इस उदर गुहा में आमाशय के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर बाएं भाग और दाएं भाग में स्थित होता है। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर यह स्थित होता है। तो इसकी स्थिति कहाँ है? आमाशय के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर यह स्थित होता है, ये इसकी स्थिति। अब इसकी आकृति को देखें तो इसकी आकृति हमें सेम के बीज के समान दिखाई देती है। सेम का बीज
या हम कह सकते हैं राजमा का जो बीज होता है उसके समान इसकी आकृति होती है। तो इसकी स्थिति कहाँ पर होती है? वृक्क की, वृक्क इसकी स्थिति होगी आमाशय के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर का अर्थ है बाएं और दाएं भाग में यह स्थित होता है। और इसकी आकृति कैसी होती है? इसका आकार देखें तो इसका आकार होता है सेम के बीज, सेम का बीज, या जैसे हम कह सकते हैं राजमा का जो बीज होता है इसके समान इसकी आकृति होती है। इसका यदि हम आमाप देखें तो इसका आमाप, इसकी जो लंबाई होती है वह करीब 4.5 इंच होती है लंबाई। इसकी जो चौड़ाई होती है वो करीब 2 इंच होती है, और इसकी जो मोटाई होती है वो करीब 1.5 इंच होती है। ये इसका आमाप है। लंबाई इसकी 4.5 इंच, इसकी चौड़ाई करीब 2 इंच और मोटाई इसकी 1.5 इंच होती है। इस वृक्क का भार यदि हम देखें तो इसका भार औसतन ज्ञात किया जाता है। इसका भार लगभग 120 ग्राम से लेकर 160 ग्राम के बीच में होता है, लगभग होता है 120 ग्राम से लेकर 160 ग्राम के बीच में इसका भार होता है। वृक्क के बाहर एक आवरण पाया जाता है, जैसे हृदय की संरचना के समय हमने अध्ययन किया था। हृदय के बाहर एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे हम पेरिकार्डियम आवरण कहते हैं। उसी प्रकार इस वृक्क के चारों ओर भी एक आवरण पाया जाता है जिसे हम पेरिटोनियम आवरण कहते हैं। इसके चारों ओर जो आवरण पाया जाता है इस आवरण को हम कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम आवरण इसके चारों ओर पाया जाता है। इसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, इस ग्रंथि को हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। यह अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है यह मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कार्य करती है तथा हमारे शरीर के अंदर यह करो या मरो हार्मोन के रूप में एड्रिनल हार्मोन का स्रावण भी करती है। वृक्क की संरचना का यदि हम काट के देखें, यदि इसको हम यदि इसको काटें तो खड़ा काटने पर वृक्क हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है एक तो सामान्य वृक्क है, दूसरा जो हमें वृक्क दिखाई दे रहा है ये इसका लंबवत काट है। लंबवत काट का हमें ये चित्र दिखाई दे रहा है। वृक्क के मध्य में एक खांच पाई जाती है, इस खांच को कहते हैं हाइलम। इसके मध्य पाए जाने वाली इस खांच को कहते हैं हाइलम। इसी हाइलम के द्वारा इस वृक्क में मूत्र वाहिनी, तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियां प्रवेश करती है। इसमें पाए जाने वाले जो खांच है इसको हमने कहा हाइलम, और इस हाइलम में मूत्र वाहिनी, तंत्रिकाएं एवं रुधिर वाहिनी प्रवेश करती है। हाइलम में मूत्रवाहिनी, तंत्रिकाएं और रुधिर वाहिनी इसमें प्रवेश करती है। इसका जो प्रारंभिक भाग होता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कीप के जैसा भाग होता है। इस तरह से एक कीप के आकार की संरचना यहाँ बन रही है। इस कीप के आकार की संरचना को वृक्क श्रोणी या जिसे पेल्विस कहते हैं। कीप के आकार की संरचना को पेल्विस या वृक्क श्रोणी कहते हैं। वृक्क को हम दो भागों में विभाजित कर इसका अध्ययन करते हैं। बाहरी जो भाग होता है इस भाग को हम
कॉर्टेक्स भाग कहते हैं, तथा इसका जो भीतरी भाग होता है, इस भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। बाहरी भाग को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, तथा जो भीतरी भाग होता है, इस भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। तो वृक्क की संरचना है, इसको हम एक बार वापस से समझते हैं, देखते हैं। तो वृक्क जो है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में, आमाशय के नीचे कशेरुक दंड के बाएं और दाएं दोनों भागों में पाया जाता है। इसकी आकृति सेम के बीज के समान होती है। रंग इसका गहरा भूरा होता है। इसका आमाप यह करीब, हमने अभी देखा था कि यह करीब 4.5 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा और करीब 1.5 इंच मोटा होता है। इसके मध्य में एक खांच पाई जाती है जिसे हम हाइलम कहते हैं। इसी हाइलम के द्वारा इसमें रक्त वाहिनी, मूत्र वाहिनी और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। इसमें इसके आंतरिक भाग के अंदर सबसे पहले हमें कीप के जैसी संरचना दिखाई देती है। यहाँ हम देख सकते हैं चित्र में, यहाँ ये जो हमें कीप के आकार की संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ स्पष्ट हमें दिखाई दे रही है इस चित्र में। इस कीप की आकृति की जो संरचना, इस संरचना को हम पेल्विस कहते हैं। और इस पेल्विस के साथ इसके आंतरिक और बाहरी भाग के अलग अलग नाम हैं। बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को हम मेडुला कहते हैं। इस मेडुला में असंख्य उत्सर्जन इकाई पाई जाती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन है, वृकाणु है, यह वृक्क की उत्सर्जन इकाई कहलाती है। इसकी उत्सर्जन इकाई हम कहलाते हैं नेफ्रॉन। एक वृक्क में 1,30,00,000 के करीब नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जहां पर रक्त के निस्यंदन की क्रिया होती है। नेफ्रॉन की संरचना को यदि हम देखें अच्छी तरह से, नेफ्रॉन की संरचना को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर इसका अध्ययन करते हैं। पहला जो इसका भाग होता है इसे कहते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट यह नेफ्रॉन का प्रारंभिक प्याले के आकृति जैसा भाग होता है। इसमें वृक्कीय धमनी आकर जुड़ती है। वृक्कीय धमनी वह धमनी होती है जो अपशिष्ट रक्त को वृक्क में लाने का कार्य करती है। तो वृक्कीय धमनी की एक शाखा अभिवाही धमनी आकर इस बोमेन संपुट में मिलती है। इस अभिवाही धमनी का आगे इस बोमेन संपुट में विभाजन होता है और यह विभाजित होकर ग्लोमेरुलस में परिवर्तित होती है और इसकी एक शाखा इस बोमेन संपुट से बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं अपवाही धमनी। तो अभिवाही धमनी और दूसरे का नाम है अपवाही धमनी। अभिवाही धमनी के द्वारा अशुद्ध अपशिष्ट रक्त को बोमेन संपुट में लाया जाता है तथा इस अपवाही धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को वापस आगे वृक्क की शिरा में भेजा जाता है। बोमेन संपुट में इस केशिकाओं वाले भाग को ग्लोमेरुलस कहते हैं। दूसरा भाग होता है वृक्क नलिका। बोमेन संपुट और इस संग्रह नलिका, संग्रह वाहिनी या संग्रह नलिका के मध्य पाई जाने वाली इस नलिका को हम वृक्क नलिका कहते हैं। इसका जो प्रारंभिक भाग होता है यह हेयर पिन के समान होता है, इसे हम हेनले का लूप कहते हैं।
हेनले का लूप। इस वृक्क नलिका में प्रमुख रूप से पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है। निश्चिंदित जो पदार्थ इस वृक्क नलिका में पहुंचते हैं, उनमें जो पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उपयोगी है, उन पदार्थों का इस नलिका में पुनः अवशोषण किया जाता है। इसका तीसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं संग्रह नलिका। यह संग्रह नलिका इस नेफ्रॉन का अंतिम सिरा होता है। संग्रह नलिका आगे जाकर इस पेल्विस में मिलती है, पेल्विस में खुलती है और यह पेल्विस मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है, जो मूत्र को आगे मूत्राशय में भेजने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये कार्य किस प्रकार से करती है। नेफ्रॉन जिसे हमने उत्सर्जन की इकाई कहा, तो इसमें मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जो मूत्र का जो निर्माण है ये मुख्य रूप से 3 अलग अलग क्रियाओं से होकर होता है। पहली क्रिया होता है रक्त का निस्यंदन, दूसरा पुनः अवशोषण और तीसरा होता है इसका स्त्रावण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रक्त का निस्यंदन। रक्त की निस्यंदन की क्रिया यह वृक्क में होती रहती है। वृक्क में रक्त लगातार प्रवाहित होता रहता है, इसमें लगातार रक्त का प्रवाह होता है। अभिवाही धमनी जो नेफ्रॉन से जुड़ी होती है, तो ये जो क्रिया होती है मनुष्य के शरीर में रक्त के निस्यंदन की क्रिया वृक्क में होती है और वृक्क के अंदर ये अलग अलग भाग में क्रियाएं चलती रहती है। तो सबसे पहले अपशिष्ट जो रक्त होता है, अपशिष्ट रक्त को वृक्कीय धमनी के द्वारा वृक्क में लाया जाता है। इस वृक्कीय धमनी का एक भाग अभिवाही धमनी के रूप में इस बोमेन संपुट में आकर ग्लोमेरुलस में रूपांतरित होता है। इसी ग्लोमेरुलस में रक्त के निस्यंदन की क्रिया होती है, अर्थात रक्त है वो धीरे धीरे रिसता है, छन जाता है और जो चनित्र होता है वह सारा का सारा इस बोमेन संपुट में आकर जमा हो जाता है, इसमें आकर वह एकत्रित होता है। ये जो निस्यंदित पदार्थ होता है, निस्यंदन का अर्थ होता है छनना, रिसना धीरे धीरे करके। तो इस रिसीवी पदार्थ के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं इस निस्यंदित के अंदर हम देखें तो सबसे पहले इसमें जल है, जल के साथ इसमें ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज के साथ इसमें अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल के साथ इसमें कुछ लवण है, खनिज लवण है और 5 नंबर पर इसमें आएगा यूरिया और कुछ अन्य पदार्थ। तो इस निस्यंदित पदार्थ के अंदर जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, खनिज लवण और यूरिया पाए जाते हैं, जिसमें यूरिया के अतिरिक्त बाकी सभी पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। जब ये निस्यंदित पदार्थ इस वृक्क नलिका के अंदर से होकर इस तरह से गुजरते हैं तो इससे इस अपवाही धमनी के जो भाग है वो इससे ही उस तरह से जुड़े होते हैं। इस वृक्क नलिका की आंतरिक सतह यह घनाकार उपकला उत्तक या एपिथेलियम उत्तक से बनी होती है। यह वृक्क नलिका इस निस्यंदित पदार्थों में से उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और खनिज लवण, इन सभी का यह अवशोषण करती है। इसके पश्चात जो शेष पदार्थ बचता है वह पदार्थ मूत्र कहलाता है, जिसमें अधिकांश मात्रा में जल होता है। लगभग 97% तक जल की मात्रा होती है, 2.7% तक यूरिया है और 0.3% इसके अंदर कुछ अन्य पदार्थ जैसे यूरिक अम्ल, अमोनिया इत्यादि पाए जाते हैं। वो सारे के सारे पदार्थ वो इस वृक्क नलिका से होकर आगे इस संग्रह नलिका में जमा होते हैं। संग्रह नलिका इस उत्सर्जी पदार्थों को आगे इस मूत्र वाहिनी में भेजती है।
पैल्विस से जुड़ी इस वाहिनी में, और ये मूत्र वाहिनी इस मूत्र को आगे मूत्राशय में लाकर जमा करती है। यह संकोचनशील थैलीनुमा एक संरचना होती है जिसमें मूत्र का संग्रह होता है। जैसे जैसे मूत्र का इसमें संग्रह होता है इसका आकार बढ़ता है। जब इसका आकार बढ़ जाता है, इसका आयतन जैसे पूरा होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अर्थात हमारे मस्तिष्क से एक ऐच्छिक संदेश मूत्राशय तक पहुंचता है, और जिससे इस मूत्राशय में संकुचन होता है, और संकुचन होने के साथ में मूत्राशय की जो अवरोधनीय पेशियाँ होती है उनमें शिथिलन होता है। यहाँ से जुड़ी हुई जो पेशियाँ होती हैं जिसे कहते हैं मूत्राशय अवरोधनीय पेशियाँ, इन पेशियों में शिथिलन होता है, और इस शिथिलन के द्वारा मूत्राशय में जमा मूत्र वह मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया एक मूत्रण तंत्रिका प्रवर्तक के द्वारा नियंत्रित होती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेश को मूत्राशय तक पहुंचाता है, और उसके पश्चात मूत्राशय से मूत्र का उत्सर्जन मूत्र मार्ग के द्वारा होता है। प्रति मिनट हमारा जो वृक्क है वो 1000 ml से 1200 ml रक्त का निस्यंदन करता है। यह क्रिया लगातार जारी रहती है। इस प्रकार हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर त्यागा जाता है। तो हमारे शरीर में ये वृक्क लगभग 75 से 80% अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, और हमारे शरीर में अन्य सभी स्रावित रसों के नियमन का भी यह कार्य करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के और भी उत्सर्जी अंग हैं, जैसे कि त्वचा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है त्वचा। त्वचा हमारे शरीर में पसीने के रूप में खनिज लवण, लैक्टिक अम्ल और कुछ मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन करती है। इसी तरह से त्वचा के द्वारा स्टेरॉयड हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन सीबम के रूप में होता है। इसी तरह से हमारे शरीर में यकृत, लीवर, यह भी उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है, जो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और कुछ विटामिन का उत्सर्जन सीधा आंतों में करता है। तो आज हमने इस टॉपिक के जरिए उत्सर्जन को समझा। इसके पश्चात अगले टॉपिक में हम किसी अन्य की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।